आज के अपने वीडियो में मैं आपको पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के अंतर्गत साल्विया में कीट परागण के बारे में बताऊंगी। आप देखें, ये साल्विया का पुष्प आप देख रहे हैं। तो आज हम खासकर यही पढ़ेंगे कि साल्विया में कीट परागण कैसे होता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको वायु परागण और जल परागण के बारे में बताया है और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जंतु परागण। तो जब पराग कण को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक ले जाने में अगर जंतु मदद करते हैं तो इसे हम जंतु परागण कहते हैं। जंतु परागण की क्रिया में जंतुओं को पुष्प आकर्षित करते हैं और उसके लिए पुष्प के पास कुछ विशेषताएं होती हैं। तो आइए हम देखें कि वो कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो ये विशेषताएं हम इधर देखते हैं। सबसे पहले अभी जो मैंने आपको बताया कि जंतु परागण और उसकी विधियां और अनुकूलन। जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर किसी न किसी जंतु के द्वारा जाएंगे तो इसे हम जंतु परागण कहेंगे। जंतु परागण में जंतु ही मुख्य रूप से माध्यम या कर्मक होते हैं। अब वो कौन कौन से कर्मक होंगे? चिड़िया परागण कर सकती हैं, चमगादड़ और बहुत प्रकार के कीट, घोंघे और स्तनपायी जीव परागण करते हैं। अब हम इसमें अगला पोर्शन देखते हैं कि जंतु परागण और उसकी विधियां और अनुकूलन। तो वो जो माध्यम जो परागण में मदद करते हैं वो पहला माध्यम है कीट परागण, जिसको हम एंटोमोफिली भी कह सकते हैं, पक्षी परागण जिसको हम आर्थिनोफिली भी कह सकते हैं, जंतु का परागण अर्थात चमगादड़ के द्वारा परागण जिसे हम चिरोप्टेरोफिली कहते हैं, और गैस्ट्रोपोड के द्वारा परागण या मेलेकोफिली। तो इस तरह अब हम अगला पॉइंट देखें कि कीटों में के द्वारा अगर परागण होना है, कीटों के द्वारा अगर परागण होना है तो उसके लिए पुष्पों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। आप सब ने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे पुष्प देखे होंगे और उनके आसपास मंडराते हुए आपने भौरों को, मधुमक्खियों को और भी कई प्रकार के कीटों को देखा होगा। तो ये कीट वहाँ जाकर आखिर क्या करते हैं? तो कीट जाकर पुष्प से मकरंद लेते हैं और उसी समय या फिर भोजन लेते हैं या सुरक्षा के लिए जाते हैं और उसी समय परागकण को लेकर अपने साथ अगले पुष्प तक दे देते हैं। तो हमारी हेडिंग है जंतु परागण और उसकी विधियों और अनुकूलन के अंतर्गत कीट परागण के लिए अनुकूलन। अब कीट परागण के लिए पहला अनुकूलन क्या है? आकर्षण। आकर्षण ज़्यादातर पुष्प कैसे होते हैं? अच्छे सुंदर सुंदर रंगों के होते हैं। कोई लाल होता है, कोई नीला, कोई पीला। इस तरह से वो विभिन्न रंग बना करके कीटों को आकर्षित करते हैं। और पुष्प के अगर मान लीजिए कोई पुष्प छोटा है तो क्या होगा फिर कि वो समूह में इकट्ठे हो जाते हैं, पुष्प क्रम बना लेते हैं या समूह में इकट्ठे हो जाते हैं और इस तरह से वो आकर्षक दिखाई देने लगते हैं। तो जंतु पुष्प की तरफ आकर्षित हों, इसके लिए पुष्प में पहली चीज़ होती है आकर्षण। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे आकर्षण के बाद, वो है मकरंद। कोई भी कीट पुष्प की तरफ आकर्षित हो, इसके लिए पुष्प के पास मकरंद ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन मकरंद ग्रंथियों में नेक्टर या मकरंद या मधु बनता है और वो कीटों को आकर्षित करता है। और इस तरह से विशेषकर मधुमक्खियां उन पुष्पों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती हैं जिनके पास मकरंद हो। और मकरंद जो है वो पुष्प के दल पुटों के अंदर या अंदर जहाँ पराग कोष होते हैं उसके पास मकरंद बनता है। तो इस तरह से ये जो मकरंद है वो कीटों को आकर्षित करता है। फिर कीट जब इस मकरंद या शहद की तलाश में पुष्प के अंदर प्रवेश करते हैं तब क्या होगा? कीट के पंख से, पैरों से या उसके शरीर से जाकर के परागकण चिपक जाते हैं और जब यही कीट किसी दूसरे पुष्प के पास पहुंचते हैं तो अनायास ही वो उस परागकणों को उसको दे देते हैं। तो हमने जंतु परागण में
कीट परागण में क्या विशेषता देखी कि कीट क्या कर रहे हैं, मकरंद के लिए किसी पुष्प के अंदर जा रहे हैं और परागकण को अपने में चिपकाकर दूसरे पुष्प तक पहुंचा रहे हैं। तो अभी तक हमने 2 पॉइंट देखे कि कीटों को आकर्षित करने के लिए पहला पॉइंट हमने देखा था कि पुष्प आकर्षक होंगे और दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि उनके अंदर मकरंद का निर्माण होता है। अब तीसरा है सुगंध। कीटों को आकर्षित करने के लिए जो पुष्प होते हैं वो सुगंधित होते हैं और अधिकतर रात्रि में खिलने वाले पुष्प में सुगंध ज़्यादा होती है और रात्रि में खिलने वाले जो पुष्प होते हैं वो ज़्यादातर सफ़ेद रंग के होते हैं ताकि कीट अंधेरे में भी उनको देख लें। अब उदाहरण हम देख लें, जैसे रात की रानी है, चमेली है, बेला है, हर श्रृंगार हैं, ये सफ़ेद रंग के पुष्प हैं और ये सुगंधित होते हैं ताकि कीट इनसे आकर्षित हो सकें। तो आकर्षण के कारण, मकरंद के कारण, सुगंध के कारण और कभी कभी कुछ पुष्पों में दुर्गंध भी उत्पन्न होती है और दुर्गंध से भी कीट आकर्षित हो जाते हैं। कुछ मक्खियाँ दुर्गंध वाले फूलों की तरफ भी आकर्षित होती हैं, जैसे कि रेफ्लिसिया, आपने नाम सुना होगा। ये विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लिसिया और दलदल वाले एरिया में रहता है और इसमें से दुर्गंध उत्पन्न होती है, लेकिन मक्खियाँ इसकी ओर आकर्षित होती हैं और उसके परागकणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचाती हैं। अगला हम देखेंगे खाद्य पदार्थ। तो कभी कभी कुछ कीट क्या करते हैं, पुष्प के पराग को ही भोजन के रूप में उपयोग करते हैं या पुष्प के पराग कणों को ही भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो कीट क्या करेंगे, पराग कण को खाने के लिए पुष्प के पास जाएंगे और वो कुछ पराग कणों को खा लेते हैं और उसी समय कुछ पराग कण उनके कुछ अंगों से चिपक जाते हैं। मान लीजिए उसके पर से चिपक जाएंगे, पैरों से चिपक जाएंगे, पंख से या शरीर के किसी भी भाग से, और जब वही कीट अन्य पुष्प के पास पहुंचेंगे तो वो परागण की क्रिया कर देंगे। तो पुष्प कीटों को आकर्षित करने के लिए आकर्षक होंगे या फिर उनमें खाद्य पदार्थ के रूप में या मकरंद बनेगी या उनमें सुगंध होगी। तो इन सभी विधियों से कीट आकर्षित होते हैं। अब अगला पॉइंट है सुरक्षा। तो कभी कभी कीट इसलिए भी किसी दूसरे पुष्प के अंदर जाते हैं कि वो अपने आप की सुरक्षा करना चाहते हैं। वो अपनी सुरक्षा कहाँ से करना चाहते हैं, धूप से, वर्षा से, सर्दी से। तो इस सुरक्षा के लिए भी जो बड़े बड़े पुष्प हैं उसके अंदर जाकर कीट बैठ जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद वैसे ही अपने शरीर से, अपने पंख से, पैर से परागकणों को चिपका लेते हैं और जब वो किसी दूसरे कीट के पास पहुँचेंगे, दूसरे पुष्प के पास पहुँचेंगे तो वो अनायास ही परागकणों को पहुँचा देंगे। तो ये हम देख रहे थे कि कीट परागण के लिए पुष्प कौन कौन सी विधियां अपनाता है और किस तरह से कीट क्या करते हैं, अपने शरीर से परागकणों को चिपका लेते हैं और दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचा देते हैं। अब कीट परागित पुष्पों के उदाहरण, तो सरसों कुल के जितने भी पौधे होते हैं और गुलाब, यूफॉर्बिया, बोगनविलिया, कोलोकेसिया, सॉल्विया, अंजीर, पीपल, गूलर, इन सब में कीट परागण ही देखा जाता है। कीट परागण के अलावा जंतु परागण के अंतर्गत दूसरा प्रकार जो अभी हमने पहले भी बताया है, पक्षी परागण या ऑर्निथोफिली, जंतुका परागण यानी चमगादड़ के द्वारा परागण, चिरोप्टेरिफिली और गैस्ट्रोपोड के द्वारा परागण अर्थात घोंघों के द्वारा परागण मेलेकोफिली के अंतर्गत आता है। ये हम जो डायग्राम देख रहे हैं, इन डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पर देखो तितली है, तो तितली भी कीट परागण कर रही है। फिर ये मधुमक्खी और चिड़िया भी परागण का कार्य करती है। तो अलग अलग पुष्प में अलग अलग विधि से परागण जंतुओं के द्वारा किया जाता है। ये जो चित्र है ये ट्यूलिप फ्लावर का चित्र है और ट्यूलिप फ्लावर में भी कीटों के द्वारा ही परागण होता है। ये कुछ और डायग्राम हम देख रहे हैं। इन डायग्राम में देखिए ये चिड़िया के द्वारा परागण हो रहा है और हमने आपको बताया था कुछ स्तनपायी भी परागण करते हैं। स्तनपायी मतलब स्तनधारी जंतु, और ये चूहा
के द्वारा भी परागण हो रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर विभिन्न डायग्राम के माध्यम से ये देखा कि कीट या जंतु कैसे परागण करते हैं। इस फ्लावर में हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ये प्रिम्यूला के फ्लावर में कीट परागण हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कीट ने क्या किया, वो एक पुष्प के ऊपर जाकर बैठा और ये परागकोश में परागकण हैं और वो परागकण उसके पैर से या शरीर से चिपक गए। अब ये कीट उड़ते हुए क्या कर रहा है, दूसरे पुष्प पे पहुंच रहा है और वहाँ पर ये वर्तिकाग्र है लंबी, तो इस लंबी वर्तिकाग्र पे जाकर वो बैठ गया। माने इस पुष्प में हम ये देख रहे थे कि एक में वर्तिकाग्र छोटी थी और परागकोश ऊपर थे, और एक में क्या हो रहा है, इस वाले में परागकोश नीचे हैं और वर्तिकाग्र ऊपर है। तो ऐसे भी कुछ पुष्प होते हैं कि उनमें किसी में वर्तिकाग्र छोटी होती है और किसी में लंबी। तो यहाँ पर भी ये कीट परागण का ही एक उदाहरण हमने देखा। अब ये जो जंतु परागण है वो कई विधियों से होता है। जंतु परागण में हम युक्का में जंतु परागण के अंतर्गत ही हमने कीट परागण पढ़ा है। तो यहाँ हम कीट परागण की 4 विधियों के नाम यहाँ दिए हैं। युक्का में कीट परागण, उदुम्बर में कीट परागण, साल्विया में कीट परागण और मटर में कीट परागण। तो यहाँ पर ये युक्का का डायग्राम बना हुआ है, ये उदुम्बर डायग्राम बना है, ये साल्विया में कीट परागण। तो ये अलग अलग प्रकार के कीट परागण हम यहाँ पर देखेंगे। अब इनमें से युक्का में कीट परागण मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी और उदुम्बर में कीट परागण भी अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं मुख्य रूप से आपको साल्विया में कीट परागण बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में ये वाला प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो साल्विया में अगर हम कीट परागण पढ़ें तो जैसा आपको पुष्प दिखाई दे रहा है, साल्विया के पुष्प की ये विशेषता होती है कि वो कीट परागण के लिए विशेष रूप से बना हुआ है या रूपांतरित है। इसके पुष्प में आपको 2 पोर्शन दिखाई दे रहे होंगे, ये ऊपर वाला लिप और नीचे वाला लिप। ये इसका पुष्प कैसा होता है, द्विओष्ठीय पुष्प होता है। और जो ऊपर वाला लिप है यहाँ पर ही मुख्य रूप से जनन अंग है, और जो नीचे वाला लिप है या नीचे वाला ओष्ठ है वो एक प्रकार से मंच का काम करता है। कोई कीट आकर के इस मंच पे बैठता है और इनमें जो जनन अंग हैं तो 2 प्रकार के पुमंग पाए जाते हैं, और जो पुमंग हैं उनके जो परागकोश हैं तो एक परागकोश बंध्य होता है और एक परागकोश उर्वर होता है। इसको और अच्छे से हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए इस वाले डायग्राम में आपको ये बिल्कुल साफ साफ एक पुमंग यहाँ दिखाई, ये पुमंग है। इस पुमंग में सामने परागकोश है, ये इसकी फिलामेंट है। तो ये फर्टाइल परागकोश है, इसके अंदर परागकण बन रहे हैं। और ये नीचे की ओर यहाँ पर एक और दिखाई दे रहा है, तो ये लिखा हुआ है स्टेरिल एंथर लोब यानी बंद परागकोश। इनमें ये जो साल्विया का पुष्प होता है इसके पुमंग में जो परागकोश होते हैं तो परागकोश की योजी बहुत लंबी हो जाती है। ये एक ही परागकोश की योजी क्या हो गई है, बहुत लंबी, और एक परागकोश यहाँ है और एक परागकोश इधर है। ये फर्टाइल एंथर माने उर्वर परागकोश है और नीचे वाला स्टेरिल यानी बंद परागकोश है। तो कोई भी कीट क्या करता है, इस पुष्प में देख रहे हैं हम, ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कोई कीट आकर के यहाँ नीचे वाले भाग में बैठा, तो उसको हम इस डायग्राम में देख लें। ये देखिए कीट आकर के नीचे वाले लोब में बैठा, और जब वो मकरंद लेने के लिए यहाँ पीछे की ओर प्रेशर डालता है तो ऊपर वाला जो फर्टाइल लोब है वो उसकी पीठ से आकर के तेजी से टकराता है। फिर से देख लें, यहाँ ये कीट कहाँ आकर बैठ गया, नीचे वाले लोब पे, और उसने अपनी सुंड से आगे की ओर नेक्टर या मकरंद लेने के लिए वो आगे बढ़ता है। और जब वो आगे बढ़ता है तो ये जो परागकोश का जो दूसरा वाला लोब है वो इसमें भी देख रहे हैं हम, तो वो क्या करता है, आके उसकी पीठ से, ये परागकोश का लोब आकर के उसकी पीठ से टकराता है और परागकण उसके पंख में चिपक जाते हैं। और जब यही कीट किसी दूसरे साल्विया के पुष्प के पास जाएगा तो वो अपने साथ परागकणों को ले जाएगा। तो इस तरह से हमने ये साल्विया में परागण की क्रिया देखी।
और साल्विया में परागण की क्रिया में मान लीजिए जब कोई मधुमक्खी मकरंद लेने के लिए पुष्प को की ओर आकर्षित होगी और आकर्षित होने के बाद उसके दल पुंज द्वारा बनाए गए प्लेटफॉर्म पर बैठ जाती है और बैठकर नली से अपने सिर को डालकर वह बंध पाली को पीछे की ओर ढकेलती है। जैसा अब भी मैंने चित्र में दिखाया था, पराग कोश की बंध पाली को क्या करती है, पीछे की ओर ढकेलती है। परिणाम स्वरूप योजी के ऊपरी सिरे पर लगा पराग कोश झटके के साथ उसकी पीठ पे झुक जाता है और मधुमक्खी की पीठ पे बहुत सारे परागकण आकर गिर जाते हैं। और जब यही मधुमक्खी साल्विया के दूसरे पुष्प पे पहुंचती है तो परागण की क्रिया कर देती है। तो इस तरह आपको समझ में आया होगा कि साल्विया में परागण कैसे होता है। अब हम एक बार और डायग्राम से देख लें। बिल्कुल क्लियर इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम केवल फ्लावर देखें। अगर हम केवल ये फ्लावर देख रहे हैं यहाँ पर, तो इस फ्लावर के पास ये एक पराग कोश कैसा है, एंथर लोब कैसा है, बंध वाला है, और एक एंथर कैसा है, फर्टाइल या उर्वर, और उर्वर एंथर लोब के अंदर पराग कण बनते हैं। और जब कोई कीट नीचे वाले पंख पर आकर के या स्टेज पर बैठता है और अपनी सुंड से अंदर की ओर मकरंद लेने के लिए अपनी सुंड को अंदर प्रवेश कराता है, तो उसी समय इस भाग में आप देखें जो फर्टाइल एंथर था वो उसकी पीठ से टकराता है और सारे परागकणों को उसकी पीठ और पंख के ऊपर गिरा देता है। और इनकी जो वर्तिकाग्र होती है वो यहाँ दिखाई दे रही है। ये देखिए वर्तिकाग्र ये बनी हुई है, ये आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है स्टाइल और ये लिखा है स्टिग्मा। स्टिग्मा माने वर्तिकाग्र और स्टाइल माने वर्तिका। तो जब ये कीट दूसरे पुष्प पे पहुंचेगा और फिर मकरंद लेने अंदर की ओर जाएगा, तो आपने देखा होगा कि वो जो स्टाइल थी वो उसकी पीठ से, ये स्टाइल और स्टिग्मा क्या कर रही है, उसकी पीठ पे लगे हुए परागकणों को ले रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि कीट परागण की जो क्रिया है वो सबसे अच्छी हमने साल्विया में देखी। इसके अलावा युक्का में और मटर के पुष्प में और उदुम्बर पुष्प में मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि परागण की क्रिया या तो वायु के द्वारा होती है या जल के द्वारा होती है या जंतु के द्वारा होती है। और इस वीडियो में मैंने आपको जंतु परागण के अंतर्गत आने वाले कीट परागण और मुख्य रूप से साल्विया के पुष्प में परागण कैसे होता है ये समझाया।